दोनों अपनी उम्र और स्थितियों से अवगत थे, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे के आकर्षण की तरफ बढ़ चुके थे। एक दिन अचानक सुधा के पास फोन आया। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वह घबराई सी छोटे बेटे को लेकर अकेले ही मायके चली गई। शहर के एक विधायक के बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया था। फिर क्या था, उसके चमचों ने शहर की सभी दुकानों को बंद करवा दिया और जुलूस निकालकर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस से उलझ पड़े। राजीव अपनी शॉप बंद करके घर के कामों में जुट गया। सुधा रसोई और कपड़े लत्ते बिखेर गई थी, वह उन्हें समेटने लगा। शाम को स्नेहा बच्चों को पढ़ाने आई। उसने शॉप बंद होने का कारण पूछा। छोटे भाई के नानी गांव जाने पर बड़ा भाई पढ़ना नहीं चाहता था। स्नेहा किसी तरह उसे पढ़ा रही थी। राजीव चाय लेकर आया। लो स्नेहा, चाय पियो। दीदी कब आएंगी? कप लेते हुए स्नेहा की उंगलियां राजीव से छू गई। दिल धड़क गया उसका। कल परसों तक आ जाएगी। राजीव वहीं बैठकर खुद भी चाय पीने लगा। चाय बहुत अच्छी है, स्नेहा मुस्कुराई। शुक्र है, आप जैसी मैडम को मेरी बनाई चाय अच्छी लगी। नहीं तो, राजीव हंसा। बड़े बेटे ने देखा कि पापा और मैडम बातें कर रहे हैं तो वो फुर्र से बाहर भाग गया। अरे रे अर्णव! स्नेहा कप रख हड़बड़ी में उसे पकड़ने के लिए दौड़ी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिरती उससे पहले ही राजीव ने उसे थाम लिया। क्या मैडम, मेरे ही घर में अपने हाथ पैर तुड़वाने के इरादे हैं? कहकर उसने उसे पलंग पर बिठाया। जब राजीव ने स्नेहा को थामा तो उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी थी। वह मुंह पर हाथ रख अपने आप को सामान्य करती हुई उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके पैर की अनामिका उंगली में थोड़ी चोट लग गई थी, जिसे वह सहलाने लगी थी। उंगली दर्द कर रही है क्या? राजीव ने पूछा। हाँ, लाओ ठीक कर दूं। राजीव ने उंगली पकड़कर एक झटके में खींची। स्नेहा की हल्की चीख निकली और उंगली बजी। लो, ठीक हो गई। तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे पैर हैं, बिल्कुल रुई की तरह नरम और सफेद। पंजे पर हाथ फेरते हुए राजीव ने कहा। स्नेहा सिहर गई और कुछ बोल भी गई। वह, आप भी तो कितने हैंडसम हो, बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह। और आपके काले काले घने बाल आसमान में छाए काले बादलों की तरह सलोने हैं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह गलत बोल गई तो मारे शर्मिंदगी के पानी पानी हो गई। बोली, सॉरी सॉरी, मैंने गलत। राजीव के लिए यह तारीफ मौन प्रेम निवेदन के लिए काफी थी। उसने उसे चूम लिया। आँख के सामने घी कब तक जमा रहता? पिघल गई स्नेहा। दोनों जान समझ रहे थे कि यह गलत है, मगर दोनों के दिल बेकाबू थे। और जब प्रेम के बादल छटे तो दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। स्नेहा हॉस्टल चली आई, पर मन में डर बुरी तरह समा गया कि यह उसने क्या कर दिया। उसने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। सुधा जब मायके से आई तो पूछा। उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। राजीव अपने आप को अपराधी मानने लगा था और स्नेहा पश्चाताप की आग में जलने लगी थी। रात रात भर जगी रहकर अपनी गलती को याद कर आंसू बहाती उसने मम्मी पापा के विश्वास को तोड़ दिया। छोटी बहनों पर इसका क्या असर होगा, यह बात जानने पर उसकी कितनी बदनामी होगी। मामी जी प्लीज, ये बात मेरी मम्मी डैडी। स्नेहा ने रोते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए। तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारी यह बात मुझ तक ही सीमित रहेगी, इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। अभी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है ना? मैं आशंकित थी। नहीं, अब तुम इस बात को पूरी तरह से दिल से निकाल दो। हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पर आगे से सावधान रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जल्दी से अपने 2-4 कपड़े बैग में रख लो, मेरे घर चलो। पर कुछ नहीं, मैं वार्डन से तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ रही हूँ। कल तुम्हें लेकर एक जगह जाना भी है। आज देर हो गई है, इसलिए कल चलेंगे, कहकर मैं नीचे चली आई। वार्डन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। रास्ते में मैंने स्नेहा से मना कर दिया था कि वह कोई भी बात रिया और विधि से नहीं कहेगी, क्योंकि तीनों बेस्ट फ्रेंड थी, सारी बातें शेयर करती थी। हम जैसे ही घर पहुंचे तो मेरे तीनों बच्चे स्नेहा को देख खुशी से उछल पड़े। सबने उसकी तबीयत के बारे में पूछा। उसने मेरी तरफ ताकते हुए पढ़ाई की टेंशन का बहाना बनाया, लेकिन अजय कुछ भाप गए थे। मैंने झूठ को इतने सच की चाशनी में डालकर
उनके सामने परोसा कि उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। तुमने स्नेहा को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। झूठ बोलने के लिए मैंने मन ही मन अजय से माफी मांगी। क्या करती, स्नेहा की जिंदगी बचाने के लिए मैं एक क्या 1000 झूठ बोलने के लिए तैयार थी। फोन कर सुजाता दीदी से उसकी पढ़ाई का बोझ बता दिया। मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। वह बच्चों से बातें करते हुए उदास हो जाती थी, उसकी उदासी गई नहीं थी। शुभम उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया ताकि वह उसके मैथ के सारे प्रश्नों को हल कर दे। उससे बातें करने में तीनों बच्चों को खाने की सुध नहीं थी। फिर वह रिया और विधि के साथ सोने चली गई। मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। नींद की जगह मेरी आंखों में स्नेहा ही घूमती रही। उसके और राजीव के बारे में सोचती रही। आजकल क्या हो गया है हमारी इस नौजवान पीढ़ी को, कुछ सोच विचार नहीं और झट से। कहीं ना कहीं हम माए भी तो दोषी हैं जो अपनी बेटियों के साथ खुलकर बात नहीं करती और परेशानी खड़ी हो जाने पर समाधान ढूंढती है। मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, उनसे खुलकर उनके दोस्तों या दूसरे पुरुषों के बारे में पूछना ही पड़ेगा। शर्म और संकोच करूंगी तो शायद स्नेहा से भी बढ़कर ये दोनों ज्यादा गलत कर बैठेंगी। पहले की अपेक्षा अब मुझे अपने बच्चों से बहुत गहरी दोस्ती रखनी पड़ेगी ताकि वे छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करें। मुझे या दूसरों को स्नेहा पर हंसने की क्या जरूरत, ये कोई नहीं जानता कि भविष्य में किस पर कितना बड़ा दाग लगेगा। सुबह तीनों बच्चे स्कूल कॉलेज जाने से मना करने लगे कि वे दिन भर स्नेहा के साथ मस्ती करेंगे, मगर मैंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया। सबके जाने के बाद मैंने स्नेहा से कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, हमें लेडी डॉक्टर के पास चलना है। लेडी डॉक्टर? क्यों मामी जी? लगा कि उसे चक्कर आ जाएगा। मैंने कल तुमसे कहीं चलने के लिए कहा था ना। मैं तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेडी डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच कर कहा, अनीता जी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर युवावस्था में पीरियड अनियमित हो जाती है। मैं दवा लिख देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आपकी भांजी कुछ कमजोर भी है, थोड़ा इसके खाने पीने पर ध्यान दीजिए। खुशी के मारे मैंने उन्हें बार बार धन्यवाद कहा। मेरे मन की सारी कुशंका दूर हो गई थी, इसीलिए मैं बहुत खुश थी। रास्ते में मैंने स्नेहा के पसंद के पर्स और जूते खरीदे, उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। हमने उसकी मनपसंद चॉकलेट आइसक्रीम खाई। मैं उस बुरी घटना से उसका पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह भी अब खुश लग रही थी। खूब सारी शॉपिंग कर हम घर पहुँचे। अचानक स्नेहा मेरे गले से झूल गई। थैंक्स मामी जी, आपसे कल से बात करने से लेकर अब तक मैं बहुत हल्की लग रही हूँ। सच, अगर आप मुझसे डांट डपट कर बात पूछती तो मैं अपने दिल की गहरी बात आपसे कभी नहीं बताती। मन ही मन घुटती रहती और पता नहीं खुद को कितना नुकसान पहुँचाती। आपने बहुत अच्छे से मुझे संभाल लिया। आज मैं तनाव मुक्त महसूस कर रही हूँ, मगर कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, या यूं कहिए अभी भी मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा अपराधी मान रही हूँ। कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई। बेटा, तूने गलती तो बहुत बड़ी की है जो माफी के भी काबिल नहीं है। फिर भी तुम्हें उस गलती का एहसास है, पश्चाताप हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक बात और, ठीक है तुम्हारी नादानी से संबंध बन गया, मगर उसकी बात को लेकर हरदम दुख के सागर में डूबे रहना, उदास परेशान रहना, ये गलत है। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, बस इतना ध्यान रखना। संबंधों का जुड़ाव तन से ना होकर मन से होता है। पति पत्नी का रिश्ता हो या प्रेमी प्रेमिका का, उनका पहला रिश्ता मन की गहराई से होता है, भावनात्मक रूप से होता है। तुम्हारा राजीव के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, तो फिर उसी बात पर जीते रहने से क्या फायदा। बस तुम जल्दी से इस मानसिक व्यथा से निकलो और पूरे तन मन से पढ़ाई में झुक जाओ। मुझे इतना तो विश्वास है कि अब आगे तुमसे ऐसी भूल नहीं होगी। कह मैंने उसके गाल थपथपाए। एक बार फिर आपको थैंक्स मामी जी, मुझे इस भंवर जाल से बाहर निकालने के लिए। कहते हुए वह मुझसे लिपट गई। तभी उसका मोबाइल बजा। हाय मम्मा, मेरी बीमारी तो मामी जी ने चुटकी बजाते ही ठीक कर दी। प्यार से मेरी तरफ ताकते हुए स्नेहा की खनकदार हंसी पूरे घर में गूंज गई और मैं भी उसे प्यार से देखने लगी। आज हम दोनों मामी भांजी बहुत खुश थे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा बोझ जो मन से उतर गया था। तो दोस्तों,
ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।